तो कल मैंने देखी मलयालम की भीष्म पर्वम। और आप में से जिन लोगों ने महाभारत नहीं पढ़ी है, महाभारत में जो 18 चैप्टर्स हैं उनका नाम पर्व है, जैसे भीष्म पर्व, आदि पर्व, द्रोण पर्व, तरह तरह के कर्ण पर्व। तो डायरेक्टर ने भीष्म पर्व लेकर भीष्म पर्वम बनाई है। लेकिन कुल मिलाकर डायरेक्टर है अमोल नीरद। कुल मिलाकर ये जो फिल्म है वो ऑब्वियसली गॉडफादर की इंस्पिरेशन तो है ही है इसमें, लेकिन ज़्यादा आपको रिजेम्बलेंस दिखेगा आरजीवी की सरकार 2005 वाली के साथ। इससे पहले कि मैं इस फिल्म पे आऊँ, आज से कुछ 1 डेढ़ साल पहले जब मैंने दृश्यम 2 देखी थी, और मुझे एक संत मिले थे केरल के, मलयालम फिल्मों के वो थोड़े से देखते ही हैं ऑब्वियसली, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मलयालम फिल्में जितनी इंटेलिजेंट होती हैं वैसी फिल्में बाकी कोई बना नहीं पाता है। दृश्यम के मामले में तो मैं मानता हूँ और मैं जोश में भी आ गया। तब से मैंने अब तक लूसीफर, जोजी, चोला, कुरूप, और भी मैं थोड़े नाम भूल रहा हूँ, ऐसी ऐसी च्विंगम की चड्डी मलयालम फिल्में झेली हैं। मैं अब उस संत दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, वैसे वो मतलब मिल नहीं रहा है मुझे कुछ दिनों से। मिले तो मैं ज़रा उसे समझाऊंगा, मतलब हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, ज़रा कॉलेज के दोस्तों वाली ज़बान में कि मैं क्या सोचता हूँ अब उसकी इस ओपिनियन के बारे में। खैर, हाँ, मालिक वो एक और मतलब आदमी, मतलब 4 किलो च्यवनप्राश खा के फिल्म देखे वो। तो भीष्म पर्वम मैंने देखी। 2 घंटे 23 मिनट की पिक्चर है। इसमें से अगर आप स्लो मोशन शॉट्स निकाल दो तो फिर ये फिल्म है कुछ 55 मिनट की। बाकी की जो फिल्म है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक और स्लो मोशन शॉट्स पे बनी हुई है। जैसे डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, एकदम से सीन काट देते हैं और नया सीन शुरू होता है। वो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और लोग धोती में, लुंगी में या पैंट में या शर्ट में, जिसमें भी, वो पैदल चलने लगते हैं या झूमते झूमते चलने लगते हैं। दूसरा मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि पुराने ज़माने में जिन्हें हम थ्रिलर, मसाला, एक्शन फिल्में करते थे, उनमें कम से कम 2-3 अच्छे आइटम गाने तो होते थे। अब ये इस नए ज़माने में जहाँ शायद आपको पेट्रियार्कल जो भी वर्ड है वो नहीं दिखना, आपको फ्यूडल नहीं दिखना, ये भी तो अब आइटम गाने भी ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, इंटेलिजेंट बकवास बनाते हैं। बट एनीवेज, मैं बड़बड़ाना बंद करता हूँ, मैं कहानी पर आता हूँ। कहानी है, कोई अंजूटी फैमिली है और कोई कोचरी फैमिली है, उनके बीच में लड़ाई है। तो अंजूटी फैमिली है ऑटोबॉट्स और कोचरी फैमिली है डिसेप्टिकॉन्स। लेकिन डिसेप्टिकॉन लगभग बर्बाद हो चुके हैं, बस एक दादा दादी बचे हैं, और उनका एक पोता है, वो सुदेव नायर ने रोल किया है किसी राजन का। और उनका जो रोल है वो जूनियर गिफ्टेड बॉब क्रिस्टो टाइप रोल है। तो वो रोल कुछ ऐसा है कि वो, जैसे अगर कोई आके उस कैरेक्टर से कह दे अबे तेरी माँ मर गई, वो ऐसा स्माइल करेगा। कोई से कहे अबे तेरी बीवी भाग गई, फिर वो ऐसे स्माइल करेगा। मतलब उसका रोल यही है, हर 5-5 सेकंड पे वो ऑटोमेटिक स्माइलीज के जैसा ऐसे फैल जाता है, और कद काठी उसकी बॉब क्रिस्टो के जैसी, मतलब। और उसका बिल्डअप था कि ये कोई विलन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है ना, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। तो कहानी पे वापस आता हूँ। तो अंजुट्टी फैमिली और कोचरी फैमिली में भी दुश्मनी है, और अंजुट्टी फैमिली जो है वो भी इतनी प्यार भरी फैमिली है कि लगभग 12-14 लोगों के ख़ानदान में हर कोई किसी के पीछे चक्कू लिए घूम रहा है, वो उतना प्यार भरी फैमिली है वो। तो इस फैमिली के जो सरदार हैं वो हैं माइकल ममूटी हैं उस रोल में। मलयालम फिल्मों के अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर सोबिन शाहिर हैं अजास, उनके दोस्त के बेटे के रोल में, जो इसी फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। मेरे लिए स्टैंड आउट एक्टिंग थी श्रीनाथ बासी की, जिन्होंने वो आमी अली का रोल किया है छोटे से रोल में,
दुबले पतले लड़के के रोल में उन्होंने एक इंटेंसिटी जमाई है, और वही थोड़ा बहुत जो देखने लायक हिस्से हैं इस फिल्म के, वो श्रीनाथ बासी वाले सीन हैं। इसके अलावा ये जो फिल्म है, इसमें अब दो खानदानों की दुश्मनी पे ये फिल्म है, जिसमें एक खानदान दिखता ही नहीं है, और हर तीसरा सीन जो है वो लगभग लगभग, अब क्योंकि कहने वाले कहेंगे कि भाई गॉडफादर से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे जो स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा थोड़ा सरकार से इंस्पायर्ड दिखा। और इतने मतलब वो इतने घिसे पिटे प्रेडिक्टेबल सीन के, अगर कोई डॉन है तो शुरुआत के सीन में उसके पास कोई मरा गिरा बुढ़ा या कोई मरी गिरी बुढ़ी या कोई हाथ पैर टूटा आदमी आके सरकार मेरे साथ ये हो गया, वो जो सीन होते हैं ना, और फिर वो बदला लेने भेज रहा है। अब ये सीन सन 70 से मनमोहन देसाई जैसे लोग, जैसे हीरो होता था ना बिल्लू, वो दारू पी के पड़ा हुआ है और फिर उसके पास कोई बच्चा निक्कर चड्डी बनियान में भागता आता था, बिल्लू बिल्लू फलाना राका शाका डाका जो भी जंगा पिंगा, वो बस्ती में लोगों को पीट रहा है, और फिर खाली हाथ या पैर दिखते थे हीरो के, मैं आ रहा हूँ, और लोग आवाज़ पहचान देते थे और सीटियाँ। सन 70 से ये जो च्युइंगम कॉन्सेप्ट है, अब इन डायरेक्टरों को लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट ढंग से दिखा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट ढंग से ओपनिंग सीन कैसे दिखाया जाए। तो एक बुढ़ा या एक बुढ़ी नहीं, बुढ़ी के साथ एक लड़की भी आती है और दोनों रोते पीटते, और फिर वो कहानी ऐसी होती है कि हाथ तोड़ दिए, सिर्फ तोड़ने से चैन नहीं आया, रोलर भी चला दिया, रोलर चलाने से भी चैन नहीं आया, फिर पेस्ट बना दिया, पेस्ट बनाने से भी चैन नहीं आया, उस पर एसिड डाल दिया, मतलब वो सीन को जो मतलब दर्द को बिल्कुल बढ़ा बढ़ा के, और फिर फाइनली हीरो का फेस दिखता है कि ये करो वो करो और इसे इंसाफ दिलाओ। वो बिल्कुल सरकार से इंस्पायर्ड सीन। जो ये जो बॉब क्रिस्टो आता है, जूनियर बॉब क्रिस्टो, गिफ्टेड बॉब क्रिस्टो, ये वाला, वो जो सरकार में था ना, चश्मा पहन के, जो जाकिर हुसैन ने रोल किया था, चाय पीते पीते वो ड्रग्स की वो लेने आता है परमिशन सरकार से, वो सीन थोड़ा थोड़ा वहाँ से इंस्पायर्ड। जो ओपनिंग 10-12 मिनट का सीन है वो सरकार से बिल्कुल इंस्पायर्ड। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि ये डायरेक्टर थोड़ी तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें ना, तो मतलब जैसे बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं नदिया, अब वो हैं नदिया या नादिया, आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम ठीक से लेना नहीं आता, पर वो हैं, अब वो 50-55 साल की उम्र में वो जो यंग एक्ट्रेस हैं उनसे ज़्यादा पटाखा लग रही थी वो। तो अब आप कम से कम अपनी स्टार कास्ट ऐसी चुनो ना कि हीरोइन एंड ऑफ द डे बाकी जो हैं एक्ट्रेसेस उनसे बेटर दिखे। सारी वो यंग लड़कियां, मैंने कहा यार इसको ही हीरोइन बना देते तो थोड़ा मतलब फिल्म अच्छी रहती। तो इस टाइप के मतलब, और डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास कहीं ना कहीं से बजट था, सब भरे हुए हैं। तो इसके अलावा जैसे अच्छा, तरह तरह के कैरेक्टर्स, जैसे जो मेरे फेवरेट हैं मलयालम फिल्मों के, शक्ति कपूर प्लस गुलशन ग्रोवर, शाइन टॉम चाको, वो भी हैं, वो अच्छे एक्टर हैं, वो भी हैं इस फिल्म में, और उनका वही रोल है जो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक भी शरीफ आदमी वाला रोल किया है। बेचारे केरल वाले उनको देते ही नहीं, वैसा भी है तू बदमाशी के लिए पैदा हुआ है, तो वो हैं उसमें, उनको देखते ही पता चल जाता है कि कुछ करेंगे। अच्छा, उल जलूल अनकनेक्टेड सीन, मतलब वो एक हीरो को डांस करवाने का सीन ऐसे ही ठूंसा हुआ है, और जैसा मैंने कहा, जैसे ही डायरेक्टर को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, अबे स्लो मोशन में चलो बे सब के सब, तो वो मतलब ऑब्वियसली लोग स्लो मोशन में चलते नहीं हैं, वो इफ़ेक्ट डाला जाता है। तो यही है कि ये डिजिटल ज़माने में एक इंटेलिजेंट फ़िल्म बनाने की कोशिश की गई है, जो ना इंटेलिजेंट है ना मसाला है। और जैसा मैंने कहा, इवन क्लाइमैक्स, जैसे एक आदमी को मारने के टाइम पे वो जो डायलॉग आके बोलता है हीरो के, मैं तुझे मरते हुए देखना चाहता था, बिल्कुल वही अभिषेक बच्चन वाले डायलॉग, व्हाटएवर। सो आप में से जिन लोगों को अच्छी फिल्म देखनी है वो सरकार देख लें, इस फिल्म से थोड़ा दूर रहें। बाकी मैं यही कहूँगा, मेरा 1-1.5 साल का मलयालम फ़िल्मों पे रिसर्च ख़त्म हो रहा है अब, ये सारे भयानक भयानक टॉर्चर झेल के। तो आई थिंक मलयालम फ़िल्मों का भी जो क्वालिटी टू कचरा रेशो है, वो वही है जो किसी भी और फिल्म इंडस्ट्री का है। आई थिंक ये जो इंटेलिजेंट मलयालम सिनेमा वाली इमेज क्रिएट की जाती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ शैम, बहुत ही ओवररेटेड इमेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मलयालम में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, परसेंटेज वही है जो बाकी इंडस्ट्री में है, 10%, 15% अच्छी फिल्में, बाकी बकवास।
भीष्म पर्वम जो है वो मम्मूटी के जो बहुत ही घिसे हुए भक्त होंगे उनको पसंद आएगी। बहुत ही बोरिंग पकाऊ पिक्चर, मतलब आधा एक स्टार जो भी, बिकॉज ऑफ मम्मूटीज प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग। बहुत ही बोरिंग डिसअपॉइंटिंग फिल्म। दैट्स इट।